अब बात कर रहे हैं महाबहस की। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब अपर हाउस की लड़ाई शुरू हो गई है। इस चुनाव में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। 36 सीट के लिए एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 18 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सवाल है कि अपर हाउस में खेला होवे कौन 36 की लड़ाई में भारी पड़ेगा। क्या इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बाहुबल दिखेगा या फिर समाजवादी साइकिल चलेगी? इस रिपोर्ट को आप देखिए, इसके बाद हम सवाल पूछेंगे। सदन में खेला होवे, छत्तीस की लड़ाई 48 की उम्मीदवारी से सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ये चुनाव जीतेंगे, जो भी घोषित हैं, और आगे कल जो घोषित होंगे 36 की 36 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीस का संग्राम किसका बनेगा काम? अपर हाउस का बाहुबली कौन? न्यूज़ 18 का खास शो देखिए महाबहस। यूपी विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही पार्टी ने दावेदारी पेश कर दी है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, और जिस तरीके से हमने देखा कि 36 सीटों का ये एमएलसी का दंगल है, भारतीय जनता पार्टी ने 30 उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं। 36 सीटों के लिए दावेदारी है। 8 ठाकुर हैं, 4 ब्राह्मण हैं, 2 यादव इसमें शामिल हैं, यानी कि 36 में से 30 अभी उतारे हैं। एसपी ने 18 लोगों को फिलहाल टिकट दिया है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 36 सीटों के दंगल में 14 यादव हैं और 4 अन्य को यहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिन 36 सीटों के लिए दावेदारी पेश की गई, दरअसल उसके लिए 2016 के रिजल्ट पर एक नजर डालनी होगी, क्योंकि 2016 का जो रिजल्ट है वो काफी मायने रखता है। तो यहां पर वर्चुअल के तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2016 का जो रिजल्ट है वो 36 कांग्रेस 1, अदर्स 2, समाजवादी पार्टी 31, यानी कि समाजवादी पार्टी उस समय काफी मेजर पोजीशन में थी, यानी कि समाजवादी पार्टी 31 सीटें उस वक्त जीती थी। 2016 का ये रिजल्ट है जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 31 सीटें उस वक्त जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट और अदर्स ने 2 सीटें जीती थी। ये फिगर्स थी 2016 में एमएलसी के इलेक्शन की। और अब आपको वर्तमान स्थिति पर हम लेकर चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दल बदल का खेल भी चलता है। ऐसे में जरूरी है नहीं है कि जो एमएलसी जिस पार्टी से चुनकर आएगा वो 6 साल तक उसी पार्टी में रहेगा। तो जब 2016 में आपको बताएं कि जो तस्वीर उभरी थी वो अगर हम यहां पर देखें, 2016 के बाद किसने बदला पाला बदला, ये देखिए। एसपी जो है 31, बीएसपी 2, कांग्रेस 1, बीजेपी 8, बीजेपी 1, एसपी 23, यानी कि वर्तमान स्थिति जो है वो ये है कि समाजवादी पार्टी 23, बीएसपी 1 और कांग्रेस 0। ये 2016 की फिगर्स हैं, इन्होंने पाला बदला है। और जो वर्तमान स्थिति है वो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं 2016 के बाद की स्थिति, यानी कि 2016 के बाद अब 2022 में क्या तस्वीर यहां पर उभर रही है। जो वर्तमान स्थिति है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरीके से हम देखते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद की 100 सीटें हैं, उसमें से किसी पार्टी को बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत होती है। वर्चुअल तरीके से हम आपको बता रहे हैं विधान परिषद के बारे में। फिलहाल बीजेपी के पास 35 सीटें हैं, बीजेपी के पास, समाजवादी पार्टी के पास 17, बीएसपी के पास 4, कांग्रेस के पास 1 और अदर्स के पास 11 सीटें हैं, जबकि 37 सीटें खाली हैं जिन पर फिलहाल चुनाव हो रहा है। तो ये यहां पर तस्वीर है। बीजेपी 35, समाजवादी पार्टी 17, बीएसपी 4, कांग्रेस 1, विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। और आज इसी मुद्दे पर सियासी गुणागणित को हम समझने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे कि विधानसभा में बीजेपी का बाहुबल देख लिया चल गया,
तो क्या विधान परिषद में भी बीजेपी अपना बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता, कुश अंबेडकर राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे हम तमाम चीजों को समझेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। जयंत चौधरी को मसूद ने डिक्टेटर बताया। अखिलेश यादव पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है, पैसे लेकर टिकट बंटवारे का आरोप लगाया गया है। मसूद ने लेटर लिखकर आरोप लगाया है दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा हुई है। मसूद ने यहां पर इस बात को कहा है, पैसे लेकर टिकट बंटवारे का आरोप लगाया गया है। तो यहां पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप यहां पर लगाया गया है और जयंत चौधरी को डिक्टेटर बताया गया है। यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद ने लेटर लिखकर यहां पर यह आरोप लगाया है। वो कहना चाहते हैं, लोग ढके छुपे सब अंदाज में कह, अब जब सरकार नहीं बन पाई तो अब क्यों ऐसा है कि नहीं सरकार जो है सब ये मान के चल रहे थे। खामोश बहुत सारे लोग उस वक्त इसलिए थे, कड़वा घूंट पी रहे थे कि सरकार बनने वाली, किसी तरीके से सरकार बन जाए। लेकिन हमारे नेताओं की गलतियों से सरकार नहीं बन पाई। आज सब मायूस है, सबका उत्साह खत्म हो गया है। और बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल कांत जी बीजेपी से, सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, ये तो 36 सीटों का जो विधान परिषद का दंगल है वो तो आप लड़ने के लिए जा रहे हैं। 18 सीटों पर प्रत्याशी भी ऐलान कर दिए गए, लेकिन सवाल यह, उससे पहले जो विधानसभा के दौरान आपके साथ थे एक राजभर साहब, उनके बारे में चर्चा है कि वो बीजेपी के साथ बैठकें कर रहे हैं, और दूसरा जयंत चौधरी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर टिकट के लिए पैसे मांगने तक का आरोप लगा दिया है। ये तो स्थिति आप लोगों के साथ चल रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचारधारा है, मूल मंत्र है, उसका है डालो राज करो। ये ब्रिटिश हुकूमत फॉलोअर है। आदि का ब्रिटिश हुकूमत की फाड़ जेब में रख के एक पर्ची निकाल के उसके मूल आधार का ये पदों पर चलते हैं। तो ये बीजेपी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा है कि राजभर जी ने उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम अखिलेश जी के साथ हैं। और जिस तरह से 2022 में जो तमाम सरकारी तंत्र और तमाम चीजों का दुरुपयोग होकर जिस तरह से जनमत का रण हुआ है, 2024 की हम तैयारी के लिए सड़क पर आ चुके हैं। पूरा खाका तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में रोका जाएगा। जब केंद्र में बीजेपी को रोका जाएगा तो यूपी में बीजेपी जिस तरह से दमनकारियों, ये बात तो आप 2022 में भी कह रहे थे। ये बात तो सत्येंद्र जी आपकी पार्टी 2022 में भी कह रही थी, लेकिन उसके बाद भी आप बीजेपी को नहीं रोक पाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, डॉक्टर कौशल कांत, जवाब दीजिए। अब एमएलसी का दंगल है जो विधानसभा के दौरान परिणामों में दिखाई दिया आपका रणकौशल, अब यहां पर एमएलसी के चुनाव को लेकर रणनीति क्या है? 36 में से 36, यही एक रणनीति है। और अभी आपने जो सवाल पूछा हमारे मित्र से, उस सवाल पे जवाब न देते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। तो पहले वो जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब दें। और जो ये लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे कि ये नई सपा है, नई हवा है, एक्चुअली ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा और वही हवा है जिसमें कि हारने के बाद ये कहते हैं ईवीएम बेवफा है और जनता कहती है हम इन गुंडों से खफा है। तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा हर स्टेप पे नजर आ रहा है, उसकी वजह से आप देखिए 2022 आ रहे हैं, अभी एमएलसी में 36 में से 36 आएगी, यही एक योजना है। हमारे पास कोई और योजना नहीं है। 36 में से 36 मिलेगी, ये वादा है, देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो संगठन है वो संगठन केवल बरसाती मेंढक की तरह नहीं आता है कि चुनावी मौसम आया तो हम अपने घर से निकले और फिर चुनावी मौसम खत्म हो गया तो फिर गायब हो भाई जाएंगे। सत्येंद्र जी, आपका किला तो रख रहा है। आरएलडी वाले जो है प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, वो पैसे लेकर टिकट बेचने तक का आरोप लगा रहे हैं। राजभर साहब की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही, ये सब चीजें आपको दिख नहीं रही। और बीजेपी आप पर हमलावर है, वो कह रहे हैं 36 में से 36 जीत रहे हैं।
बीजेपी से ज्यादा तो आप हमलावर हैं। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। आप बात करने से पहले आपने अपनी बात रख दी। अरे कम से कम बात पूरी खत्म होने से बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपको लगता है कि हमलावर है, बात तो सबकी सुनी जाएगी ना, आपकी अकेले की तो नहीं सुनी जाएगी। बोलिए आप सुनिए, जब आपको लगे कि मेरी बात सुनने का अवसर है तो मुझे बताइए। बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता भारी तादाद में उसकी जन भावनाएं आहत हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 5 साल से, अभी आप देख लीजिए कैसे ये बुलडोजर को फूल माला पहना रहे। बुलडोजर क्या कोई प्रेम सौहार्द का प्रतीक है? ये हिंसा का प्रतीक है। अरे आप मसूद साहब पे क्यों नहीं बात कर रहे? आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अरे आप अपने ही तो बात करिए, अपनी पार्टी की बात करिए, अपने सहयोगी दलों की बात करिए, आप दूसरे की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी की विचारधारा और अगर किसी की कहीं कोई सेटिंग बन रही है और कोई जा रहा है तो इसमें कौन सी नई बात है? अगर आरएलडी का प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी कहीं कोई सेटिंग बिठा दे रही है तो उसमें आरएलडी का या समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? और जब कोई कहीं जाता है तो बहुत सारे आरोप, बहुत सारी बातें करता है। ये तो राजनीतिक संभावना है। आज कल कौन कहां है, कौन आज कल कहां होगा, कुछ मालूम है आपको? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों को यह संकेत दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में घर बनने नहीं टूटने हैं, और पार्शलिटी के साथ सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की रणनीति के साथ बुलडोजर को तैयार करना है। ये माफियाओं को तो छू भी नहीं सकते। जब गृह मंत्री बगल में बैठा है, भाई आपके बुलडोजर पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए आप तो जो है इस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और ये स्ट्रेटेजी आपकी दिख भी रही है। देखिए, गुंडे मवाली जिस पार्टी में ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा खलबलाहट है। इनकी पार्टी में हमेशा गुंडे और मवाली भरे हुए हैं, तो बुलडोजर चलेगा तो सबसे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। ये लोग अपराधियों, आतंकवादियों और गुंडों के साथ रहते हैं, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, और जब बुलडोजर चलेगा तो गुंडों पे, अपराधियों पे, आतंकवादियों पे चलेगा, और इसी तरीके से उनके अवैध कब्जों को गिरा करके गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। दंगाइयों के फोटो चिपका करके उनको घर से निकाल करके दिक्कत हो रही है यादव जी आपको, इसीलिए दिक्कत हो रही है क्या? शासन नंबर 1 की जाएगी। ये तो मैं तो स्वागत कर रहा हूं। अगर इनमें हिम्मत है तो बिना पार्शलिटी के पहले भाजपा के गुंडे खत्म करें। ये सिर्फ डराने धमकाने की फर्जी बात करते हैं। बीजेपी में जितने संरक्षित गुंडे हैं पहले वहां बुलडोजर चलाए। इनमें हिम्मत कहां है बुलडोजर चलाने की? सिर्फ ये एक रणनीति चलाते हैं। अभी मुख्तार अंसारी जेल में है, आज जेल में है, सारे गुंडे तख्ती लेके भाग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को, 40,000 से ज्यादा लोगों को 45,000 लोगों के FIR की हुई है। कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लड़िए मत भाई, अखाड़ा मत बनाइए। चुनाव में तो आप लोग दोनों बहुत ताकत के साथ लड़े हैं। कुश अम्बेडकर राजनीतिक विश्लेषक हैं। अम्बेडकर जी, जरा हमारे तमाम दर्शकों को समझाइए, 36 सीटों का MLC चुनाव का जो दंगल है उससे पहले हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथियों के अंदर किस तरीके की स्थिति बन रही है। राजभर को लेकर के चर्चाएं हैं कि वो भाजपा को लेकर अब बैठकों का दौर चला रहे हैं। इधर जयंत चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा देकर के साथ छोड़ के चले गए। ऐसे में ये MLC चुनाव कितना महत्वपूर्ण लग रहा है आपको? सपा के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर सपा के प्रवक्ता बताएं। सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता बताएं। लेकिन सपा के प्रवक्ता ईमानदारी से ये बात जरूर कह रहे हैं कि ये दौर चलता रहता है दल बदलने का। यानी कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कोई भी क्लियर नहीं है कि वो किस करवट बैठेंगे, किस तरफ जाएंगे। भाजपा के साथ उनकी बैठक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको पता है। पहले भी स्वतंत्र देव, लेकिन अभी MLC की बात करें तो 36 सीटों पर जो मुकाबला है इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको विधानसभा का इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट यहाँ पर बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भाजपा के लिए फायदे का सौदा ही रहेगा, क्योंकि 2016 का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, जिसके सत्ता होती है, ये जो दूसरे चुनाव होते हैं उसी सत्ता के साथ बह जाते हैं। आपने पंचायत का चुनाव देखा हो या MLC का आप चुनाव देखेंगे, पिछली बार सपा की सत्ता थी तो सपा ने अपने पक्ष में चीजों को मोड़ लिया था। अभी भी धन बल का सब प्रयोग होगा और उसमें सत्ता इनके पास आ जाएगी। और मैं एक छोटी सी लाइन और जरूर बोलना चाहूंगा कि जो बुलडोजर की बात हो रही थी, तो भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि यदि बुलडोजर ये चलाना ही है तो एक बाहुबली विधायक हैं सपा के, जिनके बेटे को MLC का टिकट मिला है,
तो दोनों पार्टियां क्या सहमत होंगी उनके ऊपर बुलडोजर चलाने पर, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर? अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, एमएलसी चुनाव को लेकर के आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आप भाजपा की लिस्ट को भी देख रहे होंगे और समाजवादी पार्टी की लिस्ट को भी देख रहे होंगे। कितनी टफ फाइट आप मान रहे हैं और किसके लिए चुनौतियां ज्यादा हैं? बिल्कुल अनुपम जी, ये बिल्कुल कड़ा संघर्ष होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो वोटर होते हैं उस क्षेत्र के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के ग्राम प्रधान, यानी पूरी लड़ाई जो है जमीन पर लड़ी जाएगी। और अंबेडकर जी ने सही कहा कि अमूमन जिसकी सत्ता होती है बाजी उसके हाथ में ही लगती है। और आपने देखा कि 2004 में जब हुआ था तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और 24 सीटें जीतने में कामयाब रहे। जब 2010 में होता है तो बहन जी का शासन था, वह जो है 34 सीटें जीतने में कामयाब रहे। फिर जो है 2016 में होता है तो अखिलेश यादव जी की सरकार है, आपने बताया भी कि 31 सीटें जीतने में कामयाब रही। और मजेदार बात यह कि उसमें 8 सीटें निर्विरोध जीत गए, यानी सत्ता की धमक भनक इतनी रहती है कि निर्विरोध भी जीत जाते हैं। अब यह सवाल उठता है कि जिन महारथियों को उतारा गया है उसके पीछे जो है राजनीतिक समीकरण क्या है। अब देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी के जो 8 विधायक टूट करके आए थे एमएलसी, उसमें 4 को टिकट मिला है, यानी उन लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं जो उनके जरिए राजनीति को उस क्षेत्र की साधने की कोशिश की गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में आप देखेंगे तो सेकेंड लाइन के जो बड़े नेता हैं, चाहे भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की बात हो, फिर जो लोकसभा चुनाव हारे हैं दिनेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस से आए थे, हरिओम पांडे जी जो जिनको अम्बेडकर नगर से 19 में टिकट काट दिया गया, उन लोगों को भी उतारा गया। यानी पूरी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं दो मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। एक, या तो यह साबित करना है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो है विधान परिषद के चुनाव में भी हम जो है भारी पड़ेंगे और उसके जरिए 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है कौशल कांत जी, क्या रिफ्लेक्शन है, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? आप दावा तो कर रहे हैं 36 में से 36 का, लेकिन समाजवादी पार्टी भी आपकी राह इतनी आसान नहीं करने वाली है इस बार। समाजवादी पार्टी अपने आप ही पैर कुल्हाड़ी पे मार रही, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकी लिस्ट देखिए, 18 की लिस्ट निकली और 14 एक ही जाति विशेष से आते हैं। तो ये हारने के बाद, बार बार हारने के बाद, बार बार जनता की अदालत से सतेन जी, आपने यादवों को प्रत्याशी बनाया, भाजपा को दिक्कत होने लगी। ये कह रहे हैं एक ही जाति के हैं। तुष्टीकरण और जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। आज विकासवाद की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जाति व्यवस्था तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इस बार विकासवाद, गरीबवाद और समावेशी भाव से सब लोगों ने सुन लीजिए, यादव जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जरा कौशल कांत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ओबीसी कैटेगरी, दलित कैटेगरी में जनरल कैटेगरी को घूस के कैसे चोरी से लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, उन्हें छीन रही है, ये पूरा देश, उत्तर प्रदेश और गूगल आप सर्च कर सकते हैं। इनकी नौकरियां एक वर्ग और एक विशेष जाति के लिए, इनके आरक्षण उनके लिए, और दूसरे के आरक्षण में घुस के कैसे ये छीन रहे हैं। जिस तरह से जनमत का हरण किया, ऐसे नौकरियों का हरण कर रहे हैं। राशन किस तरह से लूट मची हुई है, इनका यूपी का राशन एमपी में बिक रहा है। लोगों को, बड़े वर्ग पे, बड़े स्तर पे लोगों को ये बताया जा रहा है आप गरीबों और हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी मसीहा हैं। साम्राज्यवाद बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपको हाथ ऊपर करके उनके नारे लगाने। आपको कौशल कांत जी, सवाल ये है कि 2016 की जो फिगर थी, क्या ये माना जा रहा है कि सत्ता आपकी है तो धन बल, बाहुबल ये सब हावी रहेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी? ये भी आरोप लग रहे हैं। आरोप तो इनका काम है लगाते रहना, लेकिन बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के इलेक्शन में जीत के आई है, सबके सामने जीत के आई है, ये तो उसमें भी कह रहे हैं कि ईवीएम में आपने गड़बड़ी कर ली, ये भी आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो हर उस जगह लगते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है और जहां ये जीतते हैं। पंजाब में ये आरोप नहीं लगाएंगे, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में आरोप नहीं लगाएंगे, छत्तीसगढ़ में आरोप नहीं लगाएंगे, दिल्ली में आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ईवीएम पे खतरा हो जाता है। तो ये कहने की बातें आपको भी पता है। और जो ये मेन चीज जो कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ये बैठ करके यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन देते हैं आपके चैनल के माध्यम से
कि किसी का आरक्षण में कोई समस्या हुई है, किसी दूसरे की, ये झूठ है, एक भी तथ्यात्मक नहीं है। बिल्कुल कुछ अम्बेडकर जी, सवाल ये है, आज जो भाजपा ने लिस्ट जारी की है इसमें बहुत माइन्यूटली अगर चीजों को देखा जाए तो कई लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश हुई है, ऐसे कोई बड़े नाम इस एमएलसी की लिस्ट में नहीं है। आप बतौर राजनीतिक विश्लेषक कैसा मानते हैं कि भाजपा ने क्यों ये सेकंड लाइनर्स को मौका दिया, क्यों और दिग्गजों को मौका देना चाहती तो दे सकती थी, नहीं दिया, क्या लगता है आपको? नहीं, दिग्गजों को साइड लाइन करने का एक तरीका तो बनाया जा रहा है भाजपा में, इसलिए जो दूसरे नेता जो टिकट के दावेदार थे, जिनको योगी जी ने खुद कहा कि नहीं आप टिकट के लिए अभी समझौता कर लीजिए, आपको एमएलसी किया जाएगा, तो अपनी एक लॉबी तैयार की जा रही है, उसके लोगों को ही योगी आदित्यनाथ जी एमएलसी के रूप में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरा सवाल दोनों प्रवक्ताओं से भी एक रहेगा कि आप सपा की लिस्ट उठाइए तो आपको उसमें यादव सरनेम बहुत मिलेंगे, अब भाजपा की लिस्ट उठाइए आपको उसमें ठाकुर सरनेम बहुत मिलेंगे, लेकिन पूरे चुनाव में दोनों ही पार्टियां दलित दलित बहुत चिल्लाती रही। दलित कहां गए? कितने दलित दे रहे हैं आप लोग? कौशल कांत जी जवाब दीजिए, कितने दलित? ये यहां पर बड़ी बात खड़ी की है। जितनी आरक्षित सीटें हैं, जितना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। 22% दलित है, 22%, जबकि ठाकुर सिर्फ 9% है। सर आप सिंह लिखे हुए सोच करके आप सोच रहे हैं जिनके आगे भी सिंह लिखा वो सब ठाकुर हैं, तो ये आप और हम बेहतर समझते हैं कि सिंह कोई भी लिख लेता है, लेकिन यादव नहीं लिखा जाता, यादव भी सिंह लिख लेते हैं, लेकिन कोई भी ठाकुर यादव नहीं लिखता, कोई दूसरी जाति यादव नहीं लिखती है। तो मेरा ये मानना है कि अब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अब इस समय एक विकास की राजनीति हो रही है, एक नई राजनीति, सबका साथ सबका विकास। भाई सत्येंद्र जी आप जवाब दे दीजिए, आपकी लिस्ट में कितने दलित हैं? क्यों नहीं हो पाए भाई? दलितों को मौका क्यों नहीं दिया? यादवों पर ही आपने फोकस क्यों किया है? कुछ अम्बेडकर तो ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये बीजेपी जो जालसाजी वाली काम हमेशा करती रही है, अभी भी इनके प्रवक्ता सिर्फ जलेबीदार बात कर रहे हैं। देखिए दलितों को लेकर निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की एक बड़ी रणनीति थी, और इन लोगों ने जबरन जिस तरह से जनमत को छीन के जो सरकार बनाई है, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती। अरे तो आप सवाल का जवाब दीजिए यादव जी, आपने यादवों को प्रत्याशी बनाया बहुसंख्य संख्या में, कुछ अम्बेडकर कह रहे हैं दलितों को भी बना सकते थे, भाई क्यों नहीं बनाया आपने दलितों को? 22% दलित हैं यूपी में। ऐसा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस ओर जा रही है, जहां पर लोगों के आरक्षण से लेकर संवैधानिक प्रत्याशी आपने बनाया, भाजपा। अरे सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। दोनों जलेबी बना रहे हैं। को रोकने के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की बहुत बेहद आवश्यकता है। बीजेपी को अगर नहीं रोकेंगे यादव है, दोनों कर देंगे। भाई कुछ अम्बेडकर जी जिताऊ के चक्कर में ये चाहते हैं इस बार 36 की 36 जीतना, इसीलिए यादवों पे ज्यादा भरोसा है सपा को। जिताऊ प्रत्याशी सिर्फ यादव ही हैं क्या दलितों की मेरिट पे शक कर रहे हैं कि हाँ भी ये अब दलितों को मेरिट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या कि वो भी जीत सकते हैं? दलित ही भाई हैं और दलित ओबीसी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में रोकने का काम करेंगे। और अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यहाँ से आधे अंग्रेजों के फॉलोअर जो हैं ये साम्राज्यवाद शुरू कर देंगे, एकाधिकार शुरू कर देंगे। ये जो चाहेंगे वही होगा, ये जो करेंगे वही होगा, और लोगों को गरीब बनाया जाएगा। रोजगार की कोई बात वो नहीं बनाया जाएगा, जो होगा कोई बात नहीं है। दलितों को आप हिस्सेदारी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? अरे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरी हिस्सेदारी है, क्यों नहीं है? दलित अच्छा बता दीजिए कितने हैं आपकी लिस्ट में दलित ओबीसी भाई और दलित। अरे लिस्ट में बताइए ना कितने दलित है। दलित ओबीसी भाई मत चलाइए, वो हिंदू भाई वाला डायलॉग मत करिए। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप दलितों पर। अरे नहीं, आप क्यों ठेकेदार बनते हो? कहीं बराबर की लड़ाई लड़वाइए। हम ही ठेकेदार हैं, अरे हम ही। अरे बराबर की लड़ाई लड़ने दीजिए सबको। दलितों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। दलितों की लड़ाई दलित लड़ लेगा, उसको आप हिस्सेदारी समझ रहे? अच्छा, आप अगर आपके 4 नाम लिख दिए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी जाएगी? आपको लगता है लड़ी जाएगी? की लड़ाई दलित खुद लड़ लेगा, उसको हिस्सेदारी तो दीजिए आप। जैसी दमनकारी पार्टी, नहीं कुछ अम्बेडकर रुकिए, दमनकारी नीतियों, यादव जी रुकिए भाई। अरविंद जयतिलक जी सवाल ये है कि 2016 से लेकर के 2022 तक गंगा और यमुना का पानी तो काफी बह गया,
सवाल यह है कि बहुत से नेता दल भी बदल लिए। अब ऐसे में ये बदले हुए समीकरणों में ग्राउंड की सिचुएशन एमएलसी के चुनाव की और विधानसभा के चुनाव की बनस्पत अलग अलग होती है, स्ट्रेटेजी भी दोनों की अलग अलग होती है। आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं? बिल्कुल, बहुत ही वजनदार सवाल आपका है। देखिए, कहते हैं ना कि जुदा होने का डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है, तो दल बदलना लाजमी है। और जैसा कि प्रवक्ताओं ने स्वीकार भी किया कि भाई चुनाव में दल बदल लोग लेते हैं, एक पाले से दूसरे पाले में। आपने बहुत कठिन सवाल भी पूछा था राजभर को लेकर के और मसूद को लेकर के, लेकिन उसका तो ही वाजिब जवाब लोगों ने नहीं दिया। देखिए, जमीन पर बहुत कड़ा मुकाबला है। अगर हम जिला पंचायत की ही बात करें, जो लगभग 3050 सदस्य उसके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी जो है तकरीबन 758 सीट जीती है और भाजपा 768 जीती है, 319 बसपा जीती, 125 कांग्रेस, इसी तरह से, यानी जो है मुकाबला कड़ा है। इसी तरह अगर क्षेत्र पंचायत का देखेंगे तो तकरीबन 75,852 सीटें हैं, उसमें भी समाजवादी पार्टी मैक्सिमम और जो है भाजपा के बीच ही कड़ा टक्कर हुआ। ग्राम प्रधानों में भी आप देखेंगे तो 52,176 है, उसमें भी इन दोनों दलों का वर्चस्व है। तो लाजिम है कि इन दोनों के बीच जो है कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला होगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है, अभी दलितों के लेकर की बात हो रही थी, तो देखिए इसके दो पक्ष है, सैद्धांतिक है, एक व्यवहारिक है। कहने को तो दलितों की भागीदारी को लेकर दोनों दल हुंकार भर रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें दलितों की भागीदारी लगभग नगण्य होती है। कारण उसका है क्योंकि जो जमीन पर चुनाव ये लड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें धनबल बहुत काम करता है। तो ऐसे ही उम्मीदवारों को सभी दल उतारते हैं जिनके पास जो है कहीं ना कहीं धनबल है, यानी जो है जो आप एक मजेदार बात देखिए कि इस जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में आप देखेंगे कि उसमें निर्दलीय बहुत जीते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो 944 निर्दलीय जीते हैं, यानी सपा से भी अधिक, भाजपा से भी अधिक, यानी सिर्फ किसी भी दल से। अब उनको पाले में लाने के लिए अमूमन वो जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ जाते हैं, तो लाजमी है कि इनको पाले में लाने के लिए आपके पास सब कुछ होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कुछ अम्बेडकर। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि 36 की 36 सीटें हम जीत जाएंगे, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा फिगर आउट करती है इस एमएलसी के इलेक्शन में और अपर हाउस में उसकी सीटें बढ़ती हैं, तो क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? जरा तमाम दर्शकों को आप समझाइए कि भाजपा का स्कोर अगर बढ़ता है या समाजवादी पार्टी का स्कोर बढ़ता है तो जो 100 सीटों का विधान परिषद है उसकी सिचुएशन क्या रहती है और कितना वो आम लोगों के लिए काम आती है? नहीं, बिल्कुल, इसमें अभी जिस तरीके के सीटों का आंकड़ा रहेगा अभी वो लाजमी है भाजपा का बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी साथी ने भी बताया कि धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। पंचायत के चुनाव में हम सब लोगों ने देखा था कि सपा की सीटें जरूर आई थी लेकिन नामांकन नहीं कर पा रहे थे, उठा लिए गए थे, पंचायत सदस्य गायब हो गए थे, पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए भी नजर आए थे उन सब चीजों के ऊपर। तो इसी तरीके से जो मैं ये सब चीजों को देखूं तो वही चीज, वही दृश्य दोबारा भी दोहराया जा सकता है। इसमें सपा के विधायक अभी जीत कर आए हैं काफी संख्या में, वो कितने लोगों को रोक पाएंगे धन बल के द्वारा, ये भी एक उनके लिए चैलेंज रहेगा। और जो धन बल का अच्छे से प्रयोग कर पाएगा वही एमएलसी चुनाव को इनको डॉक्टर कौशलकांत, धन बल का जो प्रयोग कर पाएगा, कुछ अम्बेडकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो धन बल में हावी रहेगा वही एमएलसी के चुनाव पर भारी रहेगा। देखिए, सबसे जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस छवि के साथ वो आई है कि गुंडा के अगेंस्ट सुशासन के लिए, समाजवादी पार्टी की कुशासन को हटाने के लिए। और मैं कुछ चीजें थोड़ा बता देता हूं जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, दलित प्रेम इनका झलक रहा था, तो याद कीजिए 2 जून 1997 की रात जब मायावती जो दलित लीडर होने के बावजूद जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था, उसको अगर वो एक ऐसा स्पॉट है समाजवादी पार्टी के लिए कि आज तक दलित समाज उनके साथ जुड़ नहीं पाया। उसके बाद आते हैं 2016-17 में SC/ST की छात्रवृत्ति रोक दी थी इसी समाजवादी पार्टी ने। इसके अलावा मदरसा घोटाला एक है, दीजिएगा, मदरसे घोटाले में 100 से ज्यादा मदरसे जो हैं वो कागज पे चल रहे थे और जो दलित की जो योजनाएं थी उसका पैसा उनको दिया जा रहा था। मायावती सरकार की 26 SC/ST योजनाओं को रोक लगा दी थी, अंबेडकर ग्राम सभा योजना का नाम तक बदल दिया था। तो ये जो दलित प्रेम की आप बात करते हैं, दलित प्रेम खाली चुनाव में नजर आता है, हकीकत में नहीं नजर आता है। और जिस तरह से आप चैनल पे बैठ करके झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं
और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वही दलित और ओबीसी आपकी देखिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारत बदल इस रहा है, बात की शर्म आनी चाहिए। देश बदल रहा घटना है, पूरी दुनिया ने देखी। ये पूरी की पूरी भाजपा कहाँ सो गई थी? खत्म हो रहा है। जातिवाद पे महत्व कम दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर। मैं रोकूंगा, मैं आपको डॉक्टर कौशल यादव जी रुकिए। अरविंद जयतिलक जी, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने यादवों को इसलिए प्रत्याशी बनाया क्योंकि वो जिताऊ हैं। सवाल यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है इस एमएलसी चुनाव को लेकर के, क्योंकि एमएलए के चुनाव में वो हार गई। अब एमएलसी चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी है? यादव जिताऊ बनेंगे या फिर कोई और समीकरण साधने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है? अनुपम जी, देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि आमतौर पे जो राजनीति की यूपी की रवायत रही है, विशेष रूप से अपर सदन की, तो उसमें जिस पार्टी की सत्ता रही है, सर्वाधिक जो है एमएलसी उसी के चुने गए हैं। और उसका मजबूत कारण यह भी है कि मैंने जैसा कि बताया कि चाहे निर्दलीय हो चाहे दल के हो, अमूमन जो है उसी तरफ जो है वो घूर्णन गति करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो समाजवादी पार्टी यादवों को मैक्सिमम उतारी है, तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश उसमें से वही लोग हैं जो पहले के जो है एमएलसी रह चुके हैं या उनके परिवारी जन हैं। तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिलता है कि देखिए, जो एक पट्टा झूला हुआ है पार्टी के गर्दन में यादवों का, और वो कहती है कि हम जो है अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके सामने आईना रखने का कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इन जो नैरेटिव है इसको तोड़ना चाहिए था, क्योंकि रेनबो पॉलिटिक्स, अखिलेश जी भी रेनबो पॉलिटिक्स की बात की, मुलायम सिंह तो रेनबो पॉलिटिक्स के नियंता ही थे, वो तो इंजीनियर ही माने जाते थे। और आपने देखा कि सभी जातियों के, चाहे वो गैर पिछड़ी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अपर हो, सबको साथ लेकर के चलते थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस परिधि से थोड़ा बाहर आना चाहिए था, लेकिन कमोबेश जो है उसी के इर्द गिर्द। लेकिन सवाल ये है अरविंद जी, सवाल ये है कि भाजपा ने बहुत ही प्लान्ड वे में अपनी जो 30 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें कई चेहरे ऐसे हैं, कई लोगों के नाम ऐसे हैं जो थोड़े चौंकाने वाले भी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुपम जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति को समझते हैं, उसकी रणनीति को समझते हैं, वह दूरदर्शितापूर्ण राजनीति करती है। वो आज और कल की राजनीति नहीं करती है। आज से आप 20 साल बाद उसका क्या प्रभाव होगा, इम्पैक्ट होगा, उस पर भी पूरी कोशिश करती है। आप देख लीजिए, सेकेंड लाइन किसी भी पार्टी में, आज बसपा की जो दुर्दशा है, अम्बेडकर जी बैठे हैं, बहन जी का कोई सेकेंड लाइन तैयार नहीं हुआ। जितने नेता भी थे वो दूसरी पार्टियों में छलांग लगा गए। नतीजा क्या हुआ? बसपा 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की वही गति हुई। आज समाजवादी पार्टी के पास जो है नेता तो है, लेकिन अखिलेश जी जैसा जो है वन मैन शो करने वाला 2-4 नेता भी नहीं, या जो साथ में थे उनका जो है पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है उसका जो है अपनी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करती है। मैंने जैसा कहा कि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता को दिया गया, इसी तरह तमाम नेताओं को दिया गया है। अगर वो एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो पार्टी के यादव साहब, आपकी कोई सेकेंड लाइन नहीं है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में भी अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब एमएलसी में भी क्या वो अकेले ही बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे? सेकंड लाइन आपने तैयारी नहीं की। अरविंद जयतिलक जी तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद जयतिलक जी की जितनी डिबेटें पुरानी आप खोज लीजिए, अभी ये पूरा 1 घंटा खा जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चापलूसी के अलावा न्यूट्रल बात नहीं करेंगे। आप इनकी बात में सिर्फ सपा का विरोधाभास देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो है अनकहा समर्थन देखेंगे। दूसरी बात ये, इनको मालूम है कि मोदी जी वन मैन शो है पूरी भाजपा और पूरे देश के। ये बोल पाएंगे क्या? इनमें हिम्मत है? पूरी भाजपा का मतलब मोदी जी और मोदी जी का मतलब भाजपा। आप चुनौती दे रहे हैं अरविंद जी को, चुनौती दे रहे हैं अरविंद जी को। भाई अरविंद जी, खुली चुनौती है, समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं आपको। पूरे देश में स्वतंत्र जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनको अधिकार है सर, और हम लोग जो चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, हम लोगों को खूंटे में बांधे। वैसे हम लोग वैशाली के नगर वधु नहीं है, इस चीज को उनको जानना चाहिए। दूसरी चीज, आप भाजपा की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, जन विश्वास यात्रा जब उसने शुरू की तो किस तरह से अपनी पूरी टीम को उतार दी, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा साहब हो, फिर अमित शाह जी हो, या प्रदेश स्तर के नेता हो। आपने क्या कुछ इस तरह की पहल की? अकेले अखिलेश जी लड़ाई को लड़े। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हम उतार देंगे? समाजवादी पार्टी के बताइए, जया बच्चन आपको मंच पे दिखी? आपको डिंपल यादव दिखी? आपको रामगोपाल यादव दिखे? सांसद धर्मेंद्र यादव दिखे? केवल 2 दिन, केवल 2 दिन, बताइए, प्रदेश अध्यक्ष दिखे? क्या घर में बैठे थे? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने देखा? लेकिन आप सिर्फ बीजेपी का देखना चाहते हैं
और यहाँ बैठकर न्यूट्रल आप वरिष्ठ पत्रकार की बात करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक की बात करते हैं। एक तरफ सिर्फ बीजेपी की आर चमचे के अलावा कम से कम न्यूट्रल बात करना चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत, मैं ऑडियो डाउन करिए भाई दोनों का। डॉक्टर कौशल कांत, सवाल ये है कि अब 36 सीटों में 30 के नाम सामने आ गए, 6 के नाम कब सामने आएंगे भाजपा के? जल्दी ही। देखिए, ये कोई एक आदमी तो डिसाइड नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, संगठन डिसाइड करता है, संगठन का डिसीजन होगा। आपने देखा कि अभी तक बाकी लोग 18 सीटें निकाल रहे हैं, हमारी 30 सीटें निकली, बहुत जल्दी ही अगले कुछ दिनों में चीजें आ जाएंगी। और आपने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रयोक्ता, जिस तरीके से जो भी लोग बोलने आए, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। बात यह कि सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना, अगर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं सिर्फ यही कहूंगा, यादव साहब, आप झूठी झूठ बोल रहे हैं। कौशल कांत कह रहे हैं सच तो यही बोलते हैं, भाजपा ही सच बोल रही है, आप तो झूठी झूठ बोल रहे हैं। पूंजीवाद, पलायन, जबकि अखिलेश यादव एमएलए के चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तब कह रहे थे कि भाजपा झूठ बोल रही है। ये पूरी की पूरी भाजपा जाल बजौर, जब कोई इनके पास जाल बजौर के अलावा कुछ नहीं है। जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जी, इनके सारे फर्जी आंकड़े, फर्जी नौकरियों के पोस्टर, फर्जी चाइना के विज्ञापन, सारे फर्जी काम, जितने फर्जी बाद में माफी मांगते दोबारा चुना है, इतिहास रचा गया है। चाइना की फोटो, आप बताइए किसानों का इनका डेटा फर्जी कि मैंने इतना रुपया दे दिया। अरे 1.5 रुपया इन्होंने दिया। हार जाएगा। माननीय योगी जी ने हर मिथ को तोड़ा है, हर उस चीज को तोड़ा है, हर उस देखिए खराब चीजों को पूरा का पूरा डेटा इनका फर्जी होता है। चलिए, वक्त की हमारे पास कभी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कौशल कांत यादव जी आपका, अंबेडकर साहब आपका, और साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी भी थे जिन्होंने अच्छी तरह ब्रीफ किया तमाम चीजों को। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विधानसभा के सियासी दंगल का परिणाम तो जनता के सामने आ चुका है, अब विधान परिषद का दंगल है। अब देखना है कि इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। महाबहस में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार।